हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। सेट 165 C1 कोड है इसका। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2023 मैथ्स का क्लास 12th का। तो इसका हमने सेट 1 और सेक्शन A, B और C कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम इसका सेक्शन D का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जिनको सेक्शन A, B, C के सोल्यूशन चाहिए तो वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इन सब के सोल्यूशन आपको उसमें मिल जाएंगे। ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जो CBSE बोर्ड की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेक्शन D के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। तो ये सब आपको आंसर्स मिल जाएंगे। सेक्शन D देखिए, 32 क्वेश्चन है। इफ़ मैट्रिक्स A आपको गिवन था और A इन्वर्स निकालना था, उसके बाद इसको सॉल्व करना था इस लीनियर इक्वेशंस को। तो सिंपल था क्वेश्चन तो वैसे, है ना। जिन बच्चों को मैट्रिक्स अच्छी तरह से सॉल्व करने आते हैं, इन्वर्स निकालने आते हैं, उनके लिए तो सिंपल ही था। बट आंसर चेक कर लेना एंड स्टेप्स भी थोड़े बहुत शॉर्ट में देख लो कैसे करना था ये क्वेश्चन। तो देखो, आपको पहले तो A मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना था। तो सिंपली A मैट्रिक्स का पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट तो सबको आता होगा। पहले इसको बाहर लोगे तो इसकी रॉ और कॉलम को हाइड करो। ये जो है क्रॉस कर दोगे, 1 1 ज़ा 1 -3। देन ये वाला, इसको रॉ और कॉलम को हाइड करो। ये वाला लोगे तो ये माइनस में लेना होता है। फिर ये दोनों, ये और ये डिटर्मिनेंट में बचेंगे, इनको क्रॉस कर देना। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। सेम ऐसे इसकी टर्न आएगी, 1 बाहर, और इसको लोगे तो ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4 -1। तो यानी कि सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका डिटर्मिनेंट ये -5। तो सबको आता होगा डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है। उसके बाद आपको कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो अगर मैं A11 कोफैक्टर देखूं तो वो मुझे वैसे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट रॉ के मैं पहले ही डिटर्मिनेंट में निकाल चुकी हूँ, तो इसलिए अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये क्या आया, 1 -3, है ना। तो ये तो हमारा आ चुका था पहले, -2 आ चुका था। ये वाला आपका 4 -3 1 आया, बट बाहर माइनस भी होता है तो इसलिए -1 आएगा। ये आपका 3 आया। अदरवाइज़ A11 अगर निकालना है तो A11 का मतलब इस रॉ और इस रॉ को, A11 ये है ना, तो इस रॉ और इस कॉलम को हाइड करो। ये जो बचा हुआ है ये डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। और 1 1 है तो प्लस आएगा, अगर 1 2 होगा तो माइनस में आएगा। ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये 1 1 प्लस करके 2 आएगा, और ये और ये इवन आएगा तो प्लस, और 1 2 3 ऑड आएगा तो माइनस। तो रूल तो वही है। 1 1 के लिए आप इसको हाइड करो तो ये आपका डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और बीच में माइनस। देन आपको 1 2 निकालना है तो 1 2 का कॉलम और रॉ को हाइड करो। तो ये 4 3 1 1 डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। और मैंने आपको बताया ये ऑड आएगा 1 और 2 प्लस करके, तो ये माइनस आ जाएगा। फिर इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो, क्रॉस करके माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ऐसे ही 1 3 आना था, 1 3 में ये आपका हाइड कर दो तो 4 1 और 1 आपका डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। ये 1 3 प्लस आएगा क्योंकि इवन है ना सम, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। 2 1 निकालोगे आप तो 2 1 का मतलब ये वाले का, तो इसकी रॉ और कॉलम को हाइड कर दो। इसकी रॉ और कॉलम हाइड करो, 2 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। 2 1 ऑड आएगा ना प्लस करके, तो इसलिए माइनस आएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी प्लस 1 3 इवन है तो प्लस आएगा, 2 1 है तो माइनस आएगा। फिर 2 2 है तो 2 2 का पहले ये लेना है आपको। 2 2 ये होता है, इसका रॉ और कॉलम हाइड कर दो, ये रॉ होती है और इसकी ये कॉलम होगी। तो 3 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। एंड देन 2 2 प्लस होगा, है ना, और इवन होगा ये 2 + 2। तो ये सॉल्व कर लेना क्रॉस करके माइनस। तो ऐसे करके सारे निकालने थे, तो ये आपके आ जाएंगे। तो मैंने निकाल दिए, आप चेक कर लो आपका ये आया था कि नहीं। ऐसे 3 1 का आएगा ये 5, 3 2 का आएगा -5, 3 3 का आएगा -5। देन आपका जब ये कोफैक्टर आ जाए सारे, तो आपको ये कोफैक्टर वैसे अरेंज कर लेना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32, और फिर इनकी वैल्यू जो आई है आपकी निकल के वो रख देनी थी। उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है। तो ये जो कोफैक्टर का सेट आया है ना, मैट्रिक्स आया, इसका ना आपको ट्रांसपोज करना था। तो एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर वाला पहले कोफैक्टर निकालो और फिर इसका ट्रांसपोज करो। तो इसका ट्रांसपोज करोगे जब आप, तो ये जो रॉ है ये कॉलम में आ जाएगी, है ना, ये तो सबको पता है। ट्रांसपोज करने पे ये रॉ कॉलम में आ जाती है, ये वाली रॉ ये कॉलम में आ जाएगी, ये वाली रॉ इस कॉलम में आ जाएगी। तो ये आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा।
तो एडजॉइंट ए किस किस बच्चे का ये आया था कमेंट करके बता देना। इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए को डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करना होता है। तो एडजॉइंट ए आपका आ चुका है, इसको डिटर्मिनेंट ए से सॉल्व करना है। तो देखो डिटर्मिनेंट आपका -5 आया था स्टार्टिंग में आपने निकाला था, तो ये -5 यानी डिवाइड हो रहा है ना, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए है, तो डिटर्मिनेंट ए अगर 5 है तो ये 1/5 हो जाएगा ना डिवाइड में, माइनस का था। एंड ये आपका एडजॉइंट आया है। फिर इसको 1/5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर एक नंबर बाहर तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको इससे करो तो माइनस से माइनस कट गया, 2/5 आ जाएगा। इसको इससे करो तो माइनस से माइनस कट गया, 1/5 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। इसको फिर इससे करो, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे माइनस नहीं हटाना तो ये 1 माइनस का आ जाएगा। सेम ऐसे इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे, इसको इससे। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो कट जाएगा, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नहीं कटेगा, और फिर ये से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो क्वेश्चन आपका था इन्वर्स तो हमने निकाल लिया, ये आएगा इसका आंसर इन्वर्स का। उसके बाद आपको क्वेश्चन था ये इस एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। तो ये तो आपको पता है, ये जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते 3, 2, 1, 4, 1, 3, 1, 1, 1, इन सबको तो हमें ए इसका मैट्रिक्स ए बनाना होता है। और ये जो एक्स वाई जेड वेरिएबल है उनको हमें ऐसे लिखना होगा, और ये जो ये वाला होता है इधर वाला जो होता है कॉन्स्टेंट्स, उनको हमें बी मैट्रिक्स में अरेंज करना होता है। तो ये चीज़ कब बनी होगी, जब हमने ए एक्स को मल्टीप्लाई किया होगा और बी के इक्वल किया होगा, तब ये हमारा इक्वेशंस बनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकालना है, एक्स वाई जेड है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए यहाँ के इन्वर्स हो जाएगा इंटू बी। तो ये याद रखा करो, एक्स ए इन्वर्स बी होता है। तो ए इन्वर्स तो हम निकाल चुके हैं ना इतना स्टेप सारे करके, तो ये हमारा ए इन्वर्स है और बी हमारा ये था। अब आपको ये निकालना है, तो ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे मल्टीप्लाई में, ऐसे करते हैं ना। पहले इसको इससे करोगे तो पहले इसको इस वाले से मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और बीच में प्लस। सेम ऐसे इसको इससे, यानी इसका ये वाला इससे मल्टीप्लाई, इसका ये वाला इससे मल्टीप्लाई, और इसका ये वाला इससे मल्टीप्लाई और प्लस। तो ऐसे करके हमें करना होता है। तो हमने किया, तो ये आ जाएंगे हमारे, ठीक है। और फिर x हमारा ये आ जाएगा, और y हमारा ये आ जाएगा, और z हमारा ये आ जाएगा। तो x आ गया 400, y आ गया 300, z आ गया 200। किस किस बच्चे का ये आंसर आया था बता देना, ठीक है। तो x की वैल्यू, y वैल्यू, z आपका आ चुका है। अगर आपको चेक करना था अपना आंसर तो इस क्वेश्चन को ना चेक ज़रूर किया करो, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन होता है, अगर गलत हो गया तो यानी कि हमें कंफर्म नहीं हो पाएगा ना हमारे नंबर आए कि नहीं आए। तो हमारे एक्स वाई जेड जो आते हैं ना, उसको हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लेंगे, या तो पहली वाली या दूसरी या तीसरी में। तो हमने पहले इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी, एक्स की जगह 400 है ना, वाई की जगह 300 एंड जेड की जगह 200, और उसे सॉल्व किया तो ये हमारा 2000 देखो इसके बराबर ही आ रहा है ना, इसके बराबर। तो हम ज़रूर नहीं फर्स्ट में पुट करके देखेंगे, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू आती है। तो चेक ज़रूर किया करो ताकि आपका कन्फर्म्ड आंसर हो। तो आपका कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर 400, 300, 200 आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी आंसर सॉल्व करके आता है चेक ज़रूर करके आना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। इसका ए चॉइस वाला क्वेश्चन थे 2 आपके, दोनों ही क्वेश्चन आपके 3D ज्योमेट्री में से थे। तो शो करना था पहला फर्स्ट ए पार्ट जो है कि लाइंस, जो लाइन की इक्वेशन गिवन थी और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन थी, इन्होंने बोला ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं, और फिर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे। तो देखो इंटरसेक्ट वाला क्वेश्चन हम वैसे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और 0 आना चाहिए, तो यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स, है ना। बट इसका एक और तरीका होता है, वो ज़्यादा ईजी तरीका होता है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लाइन 1 की इक्वेशन गिवन है, हम इस लाइन 1 की ना एक्स वाई जेड पॉइंट निकालेंगे। तो इन सबको हम क्योंकि सारे रेशो बराबर है तो हमने इसको लेमडा के बराबर रख देना है, जिससे x जो है लेमडा के टर्म्स में आ जाएगा। तो देखो x + 1/3 अगर लेमडा है तो x निकालने के लिए पहले तो लेमडा को, ये 3 को यहाँ लेके जाओ, 3 लेमडा एंड +1 को यहाँ लेके -1 कर दो। इसको जब आप इसके बराबर करोगे तो ये 3 लेमडा हो जाएगा और ये +1 -1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा। ऐसे ही y के लिए भी यही करो, 5 + 3y 5 लेमडा के बराबर है, तो y आ जाएगा आपका 5 लेमडा माइनस, ये 5 तो वहाँ चला गया और +3 यहाँ माइनस हो गया। सेम ऐसे इसके साथ करो, z के लिए 7 को पहले यहाँ लेके जाओ, 7 लेमडा और फिर +5 है तो -5। तो इससे क्या होगा, एक्स वाई जेड आपके लेमडा के टर्म्स में आ जाएंगे। तो यानी कि इससे आपके ये जो इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स है, लाइन के एक्स वाई जेड, वो आपको मिल गए ये।
तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको तीनों, ठीक है। सेम ऐसे ही आप लाइन 2 के लिए भी करोगे। इसको आप कुछ लैम्डा ना मान के म्यू मान लो, तो इससे एक्स वाई जेड आपके म्यू के टर्म्स में आ जाएंगे। तो सेम ऐसे ही इसको इसके बराबर करो, तो ये 1 वहाँ पे ले जाएगा, फिर ये -2 प्लस हो जाएगा, ये 3 म्यू आ जाएगा, एंड ये -4 + 4 हो जाएगा। z -6/5 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इससे यानी कि आपके लाइन 2 के भी कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड ये 3, है ना। अब आपको क्योंकि चेक करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही कि नहीं, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं पहली लाइन और दूसरी लाइन के एक्स वाई जेड, वो हमें क्या करना है, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही होगी तो ये जो कॉमन पॉइंट है ये लैम्डा और म्यू से रिलेटेड, जो एक्स, ये देखो ये इसके कोऑर्डिनेट्स है और ये इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये एक दूसरे को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी इसका एक्स वाला इसके इक्वल होना चाहिए, वाई वाला वाई के इक्वल होना चाहिए, जेड वाला जेड के इक्वल होना चाहिए। इधर वाले का एक्स इसके एक्स के, इसका वाई इसके वाई के, और इसका जेड इसके जेड के। तो यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये गिवन लाइन इंटरसेक्ट है तो जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी इसका एक्स वाला इसके एक्स वाले के इक्वल होना चाहिए, इसका वाई वाला इसके वाई वाले के, इसका जेड वाला इसके जेड वाले के। तो यानी कि यहाँ से हमने ना लैम्डा और म्यू में रिलेशन निकाल लिया कि ये लैम्डा और म्यू को एक तरफ कर दिया और नंबर्स को इधर कर दिया, तो ये -1 यहाँ के प्लस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। सेम ऐसे लैम्डा और म्यू को सेपरेट कर लो, ये यहाँ के माइनस हो गया और ये -3 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। 7 लैम्डा, ये 5 म्यू यहाँ के माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई। आप क्या करो, पहले ना ये 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकाल लो और फिर तीसरी इक्वेशन में पुट कर देना। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो यानी कि ये पॉइंट जो है इसके भी कोऑर्डिनेट्स है ना। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इससे एलिमिनेशन लगा देंगे लैम्डा और म्यू के लिए, जिससे लैम्डा म्यू निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन को इसके साथ रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल करना है या तो लैम्डा या म्यू, तो आपको देखो म्यू कैंसिल करना है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 1 है, तो इसको 3 से क्या कर देंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलिमिनेशन तो आता ही होगा सबको। 3 3 = 9, 3 को इससे करो, 3 को इससे करो, और ये एज इट इज़, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 3 है। अब ये साइन चेंज, इसका माइनस माइनस कट नहीं रहा तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो इसको अभी करना पड़ेगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। 9 - 5 4 लैम्डा प्लस का साइन, 9 - 7 2 बड़े का साइन, लैम्डा आ जाएगा आपका हाफ। लैम्डा की वैल्यू या तो आप इस इक्वेशन में रख दो या इसमें रख दो, तो इसमें रख दी हमने लैम्डा की जगह हाफ, तो म्यू की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी -3/2। अब ये जो लैम्डा और म्यू आपका यहाँ से निकल के आया ना फर्स्ट और सेकंड से, आपको ना थर्ड में पुट करके देखना है कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने यहाँ पे थर्ड पे लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन पे रख के देखी, तो 7 लैम्डा की जगह हाफ, -5 म्यू की जगह -3/2 सॉल्व करके देखा तो ये 11 ही आ रहा है। तो यानी कि ये आपका इक्वेशन थर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 2 से जो मैंने पॉइंट एक्स वाई निकाला वो जेड को क्या कर रहा है, जेड कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स यानी कि लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट है, यानी इससे पता चलता है कि लाइन इंटरसेक्ट है क्योंकि कॉमन पॉइंट आ रहा है ना। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने थे आपको, तो चाहे तो आप पहली लाइन के पॉइंट से निकाल सकते हो, चाहे आप सेकंड लाइन के पॉइंट से निकाल सकते हो, किसी से भी आपकी मर्जी है। तो अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये भी वही पॉइंट है जो ये वाला है, क्योंकि इक्वल है ना आपस में ये, तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो लैम्डा की जगह मैं हाफ रख दूँगी, तो मेरे ये तीनों पॉइंट आ जाएंगे। या फिर मैं म्यू की जगह जो मेरी वैल्यू आई है वो रख दूँगी, तो इससे भी आ सकता है आपका आंसर। तो किसी भी से भी आपका आंसर आ सकता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। तो पहले तो हमने ये इंटरसेक्टिंग प्रूव कर दिया, इंटरसेक्टिंग है ना, लाइंस कैसी है इंटरसेक्ट। उसके बाद इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए अपनी सेकंड लाइन में मैंने रख दिया म्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी -3/2। तो सेकंड लाइन म्यू वाली थी ना, तो म्यू की जगह मैंने -3/2 रख दिया और सॉल्व करके पॉइंट निकाल लिया, हाफ -हाफ -3/2। सेम आप जरूरी नहीं है इसी से निकालो, लाइन 1 से भी निकाल सकते हो, उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको हाफ, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट आए कि नहीं आए कमेंट करके बताइएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इसके अलावा ऐसे करके आपने लाइन को इंटरसेक्ट करना था। अदरवाइज आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, स्क्यू लाइंस वाला, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा और स्क्यू लाइन का, और आपका जो डिस्टेंस है वो 0 आना चाहिए, तो यानी लाइन इंटरसेक्टिंग प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही था चॉइस में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सबको आता ही होगा, बस यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा z = 2 का क्या मीनिंग है। सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन तो हमें इस प्रॉपर फॉर्म में दी हुई है, बट सेकंड लाइन आपको फॉर्म में नहीं दी है, z अलग से 2 दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब होता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था, यहाँ लाइन 1 दी है और लाइन 2 भी दी है। तो देखो फर्स्ट लाइन तो आपको सिंपली दी थी, बट आप
हाँ ये ठीक है। बट सेकेंड लाइन में z इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, तो यहाँ पे z इक्वल टू 2 का मतलब है कि z की वैल्यू 2 है, z कोऑर्डिनेट कितना है 2 है। तो कोई भी लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, कोई भी लाइन की अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखते हो, x माइनस एक्स वन अपॉन उसका डायरेक्शन रेशो, y माइनस वाई वन अपॉन उसका डायरेक्शन रेशो, z माइनस जेड वन उसका डायरेक्शन रेशो, ऐसे तो लिखते हो। और ये क्या होता है, पासिंग पॉइंट ही तो होता है, यानी कि z की वैल्यू अगर 2 दी है तो z यानी कि ये z की जो वैल्यू दी है ये यानी कि पासिंग पॉइंट ही तो दिया है आपको। तो यहाँ पे z माइनस जेड वन की जगह कितना वैल्यू पुट कर दोगे 2, और c तो इसका कुछ है ही नहीं, कोई डायरेक्शन रेशो दिया ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना रख दोगे इसे 0, बाकी तो आपको दिया ही हुआ था। सेकंड लाइन के लिए बता रही हूँ, फर्स्ट लाइन तो अपनी फॉर्म में है ही, बट ये वाली सेकंड लाइन आपको थोड़ा सा अलग सी दिख रही थी ना, z इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि z की वैल्यू 2 है, यानी कि ये z1 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में z माइनस जेड वन रखते हैं ना, तो z माइनस जेड वन कितना दिया है 2, और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 है। बाकी तो सिंपली आपको बना के दे ही रखा था y माइनस 2 अपॉन 1 एंड x, यहाँ पे प्लस था बट हम यहाँ माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में, तो इसलिए ये माइनस अंदर ऐसे आ जाता है, तो ये इसकी ऐसे प्रॉपर फॉर्म बन जाती है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे z इक्वल टू 2 का मतलब ये था, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास 2 लाइन आ गई प्रॉपर फॉर्म में, एक तो पहली लाइन तो अपनी आप ही दी हुई थी और सेकंड लाइन हमें थोड़ा सा अलग से दी थी, तो हमने इसे प्रॉपर फॉर्म में लिया है। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। तो आपको पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब 2 लाइनें ऐसी जो ना तो इंटरसेक्टिंग हो और ना ही पैरेलल जाए, तो उसको हम स्क्यू लाइन्स कहते हैं। स्क्यू लाइन में हमें ये जो आपका पहली लाइन है इसमें ये जो पासिंग पॉइंट है 1 1 माइनस 1, और इसका पासिंग पॉइंट तो 0 है ना, तो 1 माइनस 1 और 0, यानी ये वाला बनेगा ना, ये पहली लाइन में ए वेक्टर बन जाएगा, और दूसरी पहली लाइन का पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर किससे बनेगा 2 3 5 से बनेगा, है ना। ये पहली लाइन है, इसका ये जो पासिंग पॉइंट होता है, ये जो x1 y1 z1 होते हैं पासिंग पॉइंट होते हैं ना। कोई भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a प्लस बी लेमडा, ये तो सबको पता होगा लेमडा बी। तो a क्या होता है, पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बनता है, x1 y1 z1 से जो वेक्टर बनता है उसको x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, इससे जो ये वेक्टर बनता है वो a वेक्टर होता है, और जो ये जो नीचे होते हैं ना a b c, इनसे जो बनता है वो b वेक्टर बनता है, आपको पता होना चाहिए, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। तो पहली लाइन की बात करें तो पहली लाइन में ए वेक्टर किससे बनेगा, इसके 1, इसका पासिंग पॉइंट क्या है 1 माइनस 1, इसका देखो माइनस 1, अभी मैंने आपको प्रॉपर फॉर्म बताई है कि इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या होगी, x माइनस 1 अपॉन 2 y प्लस 1 है, तो आपको यहाँ माइनस शो करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, तो आपको यहाँ माइनस दिखा के अंदर क्या ले कि वो +1 ही आ जाए, तो अंदर -1 लेना पड़ेगा क्योंकि y प्लस 1 है, तो हमें यहाँ माइनस लेना है, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा तभी तो ये प्लस बनेगा, अपॉन में 3, और z के साथ कुछ नहीं है तो z के साथ 0 है, अपॉन में कितना है नीचे, z के साथ कुछ नहीं है ना और नीचे भी कुछ नहीं है, तो यानी कि आपके पास जो ये वाला वेक्टर बनेगा ये 1 i कैप 1 i कैप 1 को लिखो या मत लिखो, 1 i कैप, y वाला क्या है माइनस j कैप, ठीक है, 1 i कैप माइनस ये -1 है ना, तो माइनस जे कैप, और के वाला तो कोई है ही नहीं 0, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो यानी ये वाला ए वेक्टर बन जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको a1 वेक्टर i माइनस जे, और इसका b वेक्टर किससे बनेगा, इससे 2 3 और 0 से, 0 है यहाँ, अच्छा 0 नहीं है सॉरी, ये क्या था हमारा z के नीचे कुछ नहीं है तो यानी 1 है आपका, है ना, ये नीचे तो 1 है, जब z के नीचे कुछ ना हो तो 1 है, यहाँ z के नीचे 0 है क्योंकि z इक्वल टू 2 आप पासिंग पॉइंट दिया, डायरेक्शन रेशो नहीं दिया, बट यहाँ पे तो सिर्फ z है ना, ये तो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर फॉर्म है, तो z के नीचे क्या है 1 है, तो यानी इसका जो ये b वेक्टर बनेगा ये वाला 2 i कैप 3 j कैप 1 k कैप, तो हमें इस पहली लाइन के तो a वेक्टर भी मिल गया और b वेक्टर भी मिल गया, ऐसी सेकंड लाइन का भी देखो, इसका a वेक्टर मतलब a2 वेक्टर बनेगा, तो a2 वेक्टर अभी मैंने इसकी फॉर्म बना के दी है आपको, किससे बनेगा, ये किससे बनेगा -1, ये देखो प्लस है तो -1 लेंगे हम, फिर 2 लेंगे और 2 लेंगे, तो यानी कि ये बनेगा -1 2 2, है ना, और इसका जो ये डायरेक्शन वेक्टर है ये नीचे वाले पॉइंट से बनेगा 5 i कैप 1 j कैप 0 k कैप, को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको मिल गया a2 b2, समझ आ गया ना। a कहाँ से मिलता है, ये जो पासिंग पॉइंट होते हैं ये माइनस को लगाना पहले
और फिर जो बचे हुए होंगे वो पासिंग पॉइंट होंगे, उससे हमें ए वेक्टर मिलता है। तो इसका पहली वाली का A1 वेक्टर ये है और इसका डायरेक्शन वेक्टर नीचे से मिलेगा। दूसरी वाली लाइन का ये -1 2 और 2 ये इसका A2 वेक्टर बनेगा और ये नीचे जो है इसके ये इससे B2 वेक्टर बनेगा। जब ये सारे वेक्टर बन जाए, अब देखो अगर आपको दोनों इक्वेशंस बनानी है पहले वेक्टर फॉर्म में, तो मैंने ये फॉर्म बताई ना A प्लस लेमडा बी। तो A वेक्टर पहले के लिए क्या आया था I माइनस जे, और B वेक्टर क्या आया था उसका 2i प्लस 3j प्लस k कैप, है ना, यही तो आया था इसका। ये A वेक्टर है प्लस लेमडा B वेक्टर, A वेक्टर प्लस लेमडा या म्यू जो लेना है इसके साथ इसको ले लो। ये पहली लाइन बन गई और ऐसी दूसरी लाइन बना दो। दूसरी लाइन में क्या था A2 वेक्टर तो ये है, पहले उसको लिख दो प्लस फिर लेमडा फिर B वेक्टर लिख दो इसका ये वाला। ऐसे करके हमने दोनों लाइन की इक्वेशन बना ली। अब आपको इसमें A1 B1 A2 B2 सब मिल गया है ना, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। कैसे निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में नीचे B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। तो पहले तो A2 माइनस A1 तो सिंपली आप निकाल ही लोगे, आपने वेक्टर बना लिए। A2 वेक्टर क्या है, ये आया, उसमें से इसको माइनस करना था, तो माइनस करोगे तो ये आना था। I को I से माइनस करना है, J को J से, K को K से, तो ये आ जाएगा। और फिर क्रॉस निकालने के लिए B1 B2 का क्रॉस निकालने के लिए इनकी जो स्केलर पार्ट है 2 3 1 यहाँ रखना है, और 5 1 इसका K तो है नहीं 0, और ऊपर I J के डिटरमिनेंट से सॉल्व करके ये आ जाएगा इसका B1 क्रॉस B2। अगर आपको ये आते नहीं है तो डिटेल में मैं जब भी क्रॉस और डॉट सिखाऊंगी तो उसमें सीख लेना, ठीक है। अभी तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपके आंसर ये आए कि नहीं आए। तो हमने A2 माइनस A1 निकाला माइनस करके, तो ये आया। अब ये फॉर्मूले में हमें बस रखना है। अच्छा, A2 माइनस A1 के साथ डॉट B1 क्रॉस B2, तो A2 माइनस A1 वेक्टर मेरा ये आ गया ये, और B1 क्रॉस B2 वेक्टर ये आ गया। इसका डॉट निकालना है, तो डॉट निकालने का मतलब तो समझ आता है ना, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। इसका -2 इसके -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका जब -2 -1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसका आई वाले से जब भी डॉट करे तो -2 -1 से होगा, प्लस फिर इसका 3 इसके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका 2 इसके -13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करके देखो, अब सॉल्व कर लो। -2 प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, और माइनस का 26 हो जाएगा। प्लस को प्लस कर लो और फिर माइनस कर लो, तो ये -9। इसका आंसर क्या आ रहा है? -9। मतलब अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये तो समझ आ गया होगा। इस लाइन की पहली लाइन की इक्वेशन से हमने इसका A1 वेक्टर बनाया और इसका B1 वेक्टर भी बनाया। A1 वेक्टर मैंने अभी आपको बताया पासिंग पॉइंट से बन जाता है ना, और B1 वेक्टर आपका इसके नीचे वाले पॉइंट से बन जाता है जब ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में होता है। पहली लाइन का बन गया। ऐसी दूसरी लाइन का भी बनाना था A2 और B2, वो भी वैसे ही होगा कि इसके जो पासिंग पॉइंट होंगे उससे इसका A2 वेक्टर बनेगा, और जो इसके नीचे वाले पॉइंट होंगे उससे B2 वेक्टर बनेगा। फिर जब ये बन जाए तो आपको क्या करना था, फॉर्मूले वाइज देखो तो A2 माइनस A1 निकालना था, वो आपका ये आ जाएगा। उसके बाद B1 क्रॉस B2 निकालना था डिटरमिनेंट सॉल्व करके, तो ये आ जाएगा। और फिर इसको इसके साथ डॉट निकालना है ना, डॉट लगाना है, तो डॉट मैंने सिखा दिया ऐसे होता है। तो ये -9 आपका ऊपर आ जाएगा, डॉट कर दोगे आप दोनों को तो। और B1 क्रॉस B2 आपका वेक्टर ये आ गया था ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो सबको आता होगा। इसके स्केलर्स का स्क्वायर कर दो, -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, और प्लस कर दो और रूट कर दो, तो ऐसे करके किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल जाता है ना। अब आपका इसको सॉल्व किया तो ये आ गया आपका √195, और देखो यहाँ पे मॉडुलस लगा होता है तो माइनस आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस है तो ये पॉजिटिव ही आएगी। तो ये आंसर किस किस का बच्चों का आया कमेंट करके बता देना। ये 9/√195 इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 33 के दोनों पार्ट हो गए, ठीक है। अब 34 क्वेश्चन ना, वैसे तो ये सिलेबस में है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सिलेबस में नहीं है। क्यों है ये? क्योंकि ये जो लाइंस ये है ना, लाइंस की इक्वेशंस है, तो एरिया अगर कर्व्स का होता तो नहीं होता है सिलेबस में, बट ये लाइंस बनाएंगे ना, ये तीनों जो है लाइंस बना रही है, तो लाइंस का एरिया, लाइंस के बहुत सारे लाइंस मिल जाएंगी तो उससे भी एक एरिया बनेगा, तो वो लाइंस के अंडर आएगा, तो सिलेबस में है। बट ये क्वेश्चन ना इतना मतलब इतना ट्रिकी है, ट्रिकी कह लो या लेंदी है, कि इसका आंसर निकालना ना 1 घंटे का काम है। तो मैं हल्का सा आपको हिंट दे देती हूँ, बट इसका आंसर बहुत टाइम लग रहा था, तो उस हिसाब से ये
मतलब इसके जो लिमिट्स आ रहे हैं ना बहुत अजीब अजीब से आ रहे हैं, ग्राफ भी बहुत अलग अलग आ रहे हैं। तो शायद ये CBSE वालों ने इक्वेशंस बहुत हार्ड दे दी है, तो शायद मेरे हिसाब से इनके मार्क्स आपको दे दी जाएंगे। बट सिलेबस में था ये टॉपिक, क्योंकि लाइंस बन रही है सारी, है ना। तो बट ये ट्राइंगल हमारा बहुत अजीब सा बना और लिमिट्स भी बहुत अलग आई है, तो इसलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। बस मैं हल्का सा हिंट बता देती हूँ कैसे होगा ये क्वेश्चन। वैसे NCERT के अंदर भी था, बट वो आसान इक्वेशंस थी, यहाँ पे तो इक्वेशन बहुत हार्ड आ रही है। तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन 5x - 2y - 10 थी, दूसरी इक्वेशन आपकी x - y - 9 = 0 थी, थर्ड आपकी ये थी। तो पहली इक्वेशन जब आप देखोगे 5x - 2y 10, तो आप यहाँ से y निकाल लो, क्योंकि आप जितने भी एरिया अंडर द कर्व निकालोगे वो dx की रिस्पेक्ट में निकालोगे, तो आप y को x की टर्म में ले आओ। तो y को x की टर्म में लाना तो सबको आता ही होगा। पहले तो इस 2y को माइनस से इधर लेके जाओ तो ये +y हो जाएगा। देन आपको इसको यहाँ ले गए तो इसको यहाँ लाना पड़ेगा, तो -10/2 ये जो y का 2 होगा ये डिवाइड में आ जाएगा। ये तो सबको करना आता ही होगा। तो ये 5 कॉमन ले लोगे तो 5/2 अंदर बचेगा x - 2। ऐसे ही सेकंड में भी y को सेपरेट कर लो, y इधर चला जाएगा और ये 9 यहाँ आ जाएगा, तो y की वैल्यू x - 9 आ जाएगी। थर्ड में भी आप y को सेपरेट कर लो, क्योंकि हमें dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होगा। तो y इधर गया तो ये 6 यहाँ आएगा एंड 3 कॉमन आ जाएगा, 3/4। तो ये तीन इक्वेशन से पहले ये निकालना था। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता ना तो आसानी से हो जाता, बट ये इनका ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट बहुत अजीब अजीब सा आया है, तो जिससे ये सॉल्व होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो इतना टाइम तो इतना लेंथी तो दे ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता ना 1 घंटे में अगर एक ही क्वेश्चन होगा, तो सोचो बाकी क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। तो बहुत ही क्वेश्चंस मतलब बहुत ही लेंथी था ये क्वेश्चन। तो देखो -8/3 ये पहली और दूसरी लाइन का हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, तो ये आया। कैसे निकाला कि ये भी y है ये भी y है, तो आपने इसको इसके इक्वल कर देना। तो इससे ना जब इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी x की वैल्यू, और फिर x की वैल्यू ना इसमें रख दो या इसमें रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे करके ऐसी दूसरी तीसरी लाइन्स को इंटरसेक्टिंग करो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो इन दोनों का। तो इसके y को इसके y के बराबर कर दो, इसको इसके बराबर करोगे तो x आ जाएगा 30, और जब x की वैल्यू 30 आ जाए तो या तो इसमें रख दो या इसमें, तो इसमें रख दो, ये आसान है। तो ये 21 आ जाएगा। सेम ऐसे 1 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको निकालना था, तो इसको इसके बराबर रखो तो x आ जाएगा 2। इसमें बहुत सिम ये सबसे अच्छा था, बस बाकी तो इतने अटपटे आए हैं। तो ये आपका इक्वल करोगे तो इसको इक्वल करने से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू या तो इसमें रख दो या इसमें, तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। अब ये जो 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, पहली दूसरी लाइन का ये, दूसरी तीसरी का ये, पहली तीसरी का ये, तो हम इन्हें ना इस ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ ना बहुत बड़े बड़े पॉइंट आए हैं ना 30, 21, तो हमने क्या किया 10-10 का गैप ले लिया, 10, 20, 30, -10 -20 ऐसे ऊपर भी। तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट तो ये वाला इजी पॉइंट है 2, 0, तो ये 10 यहाँ है तो 2 यहाँ पे कहीं पे होगा, और 0 है तो यहीं पे x एक्सिस पे प्लॉट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका 30, 21 है तो x का 30 है ना, और y का 21 कुछ यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपका नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, -8/3। देखो -8/3 मतलब -2 पॉइंट समथिंग है ना, तो -2 पॉइंट समथिंग x का कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे होगा। और -35/3 y का देखो 11.6 होता है माइनस का, तो वो तो यहाँ पे कहीं पे 10 के नीचे होगा, यहाँ पे कहीं पे है ना। तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा, ये वाला पॉइंट। तो ऐसे करके ना ये ऐसे करके ये एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला ABC दिख रहा है, ये ट्राइंगल बनेगा। ऐसा ट्राइंगल बना कि नहीं बच्चों का, अगर ऐसा बना है तो आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, बट सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, इसके लिमिट बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। तो इसमें करना क्या था आपको, देखो सबसे पहले आप AC लाइन अगर लेते हो, AC लाइन को पूरा x एक्सिस तक लो, ये पूरा लो यहाँ तक। तो AC लाइन में लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी पड़ेगी, 2 से 30 तक। तो लाइन AC के लिए लिमिट 2 से 30 लेनी पड़ेगी। AC लाइन अब पता कैसे चलेगी AC लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन कौन सी है। तो आपको ये 2G पहले ये जो पॉइंट मिला है 8/5 और 35/3, ये आपको पहली और दूसरी से मिला है। तो ये पॉइंट आपका पहली और दूसरी से है, यानी ये लाइन पहली हो सकती है और ये लाइन दूसरी हो सकती है। अभी पक्का नहीं हो सकती है पहली ये दूसरी, है ना। फिर ये पॉइंट जो मिला आपको 30, 21 वाला, ये किससे मिला है, दूसरी और तीसरी, तो पक्का ये दूसरी होगी और ये तीसरी होगी, तभी तो तीसरा पॉइंट पहली और तीसरी से मिला होगा। तो हमने ये पहली दूसरी तीसरी के इक्वेशंस यहाँ लिख दी है। अब ये AC लाइन जो है, ये अगर मैं पूरे x एक्सिस पे लूँ तो ये पूरा लेना पड़ेगा, है ना। बट आपको ये वाला लेना है, तो ये तो हटाना पड़ेगा ना ये वाला। तो पहले तो AC का ना आप पूरा x एक्सिस तक लोगे, AC लाइन का उसको 2 से 30 पे लेना है, 2 से 30 पे। और फिर CD वाला जो लाइन है, CD वाली लाइन ये है, तो CD वाली लाइन का एरिया 9 से 30 पे
घटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना चाहिए, आपको तो सिर्फ ये चाहिए। तो पहले आपको ये पूरी AC का यहाँ तक लेना है, फिर ये वाला हटाना था। उसके बाद इधर वाला पार्ट भी आता बचता है, ये वाला है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल थोड़ा सा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, थोड़ा एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये BD लाइन जो है, अगर मैं BD लाइन का लेती हूँ तो ये पहले मुझे पूरा एक्स एक्सिस तक लेना पड़ेगा, ये पूरा। तो BD लाइन पे मैंने लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट। यहाँ से एक्स पे कितना दे रहा था, -8/3। और कहाँ तक लिया मैंने, ये देखो D अभी हमें पता नहीं है, कि हमें तो पूरी BC लाइन पता थी। तो हमने BC लाइन को क्या करा, इसका ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक्सिस पे देखना चाहते हैं कौन से पॉइंट पे काट रही होगी, तो हमने क्या किया, इसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दिया। तो इससे x कोऑर्डिनेट आपका 9 आ जाएगा। तो यानी कि मुझे पता चल गया ये लाइन BC 9 0 पॉइंट पे काट रही है ना। तो यानी 10 से थोड़े से पहले होते हुए जा रही होगी। तो मैंने ग्राफ में नहीं बनाया इसलिए, तो ये कोऑर्डिनेट मिल गया। तो BD लाइन के लिए जो आपका लिमिट होगा, क्योंकि BD लाइन देखो मेरे को ऐसे नहीं ले सकती, मुझे ये पूरी एक्स एक्सिस तक ऐसे लेनी पड़ेगी। तो BD लाइन ली हमने, तो ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक ली, यहाँ से यहाँ तक। तो ये -8/3 से 9। अब देखो इसमें ये वाला एरिया, ये वाला थोड़ी ना, ये तो सिर्फ इतना एरिया इंक्लूडेड है, ये वाला। तो ये जो ये AB लाइन का एरिया आया है, ये एक्स एक्सिस तक, ये पूरा AB लाइन हमारी कौन सी लाइन थी, ये फर्स्ट लाइन थी हमारी। तो ये जो AB लाइन का एरिया आएगा वो कहाँ से कहाँ तक, इस -8/3 से 2 लिमिट पे माइनस करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे करके जब आप इसे लाइन AC की हुई इक्वेशन, AC लाइन हमारी कौन सी वाली, ये वाली, जब हम इसे हमें पता करनी है ना, पहले फर्स्ट कौन सी है, सेकंड ये है और थर्ड ये है हमारी। तो हम पहले ये सारे इक्वेशंस पुट करेंगे, फिर हमें दिख रहा है कि AC लाइन हमारी ये है 3x - 4y = 6। और वो मैंने y की फॉर्म में निकाल चुकी थी ना पहले, ये तो ये हमें यहाँ पे AC लाइन की जगह ये लिखना पड़ेगा, और साथ में dx, और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर ये लिमिट लगानी पड़ेगी पहले अपर फिर लोअर, ऐसे करके ना ये बहुत ही लेंदी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इसके नंबर, अगर ये ग्राफ सही बना है तो नंबर इस हिसाब से, तो ये ग्राफ बहुत ही लेंदी जा रहा है ये निकालना। तो इसके बस आप बताना मुझे, आपका ग्राफ ये आया है कि नहीं आया, अगर जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा। बट सॉल्व नहीं हो पा रहा है ये, मतलब करेंगे तो इसमें 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा है ये क्वेश्चन, तो क्या पता CBSE इसके अगर अपनी गलती मान के दे दे नंबर आपको। बट सिलेबस में है ये, बट इन्होंने ये क्वेश्चन की वैल्यूज़ बहुत अजीब सी दे दी है। तो इससे अच्छा तो ये क्वेश्चन ना इससे हो जाता है, हमारे पास पॉइंट्स आ गए ना, पॉइंट्स। तो आप जब पॉइंट्स आपको मालूम हो, तो आपने डिटर्मिनेंट में सीखा होगा कि वर्टिसेस अगर पता है तो आप एरिया डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकाल सकते हो, तो उससे ये वाला निकल जाता। बट यहाँ निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताना आपसे ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ, या जिन बच्चों का आंसर आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। शो दैट द रिलेशन एस इन सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड बाय, ये इससे डिफाइंड है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा, ना सिमेट्रिक आएगा, ना ही ट्रांजिटिव आएगा। तो NCERT का ही क्वेश्चन आया था आपका बिल्कुल। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है ये क्वेश्चन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक तीनों नहीं है, ये ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस नहीं होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन आपको दी थी कि A <B³ एक रिलेशन है। अब ये चेक करना था आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो अगर हम इसे रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करें तो आपको रिफ्लेक्सिव का रूल पता होगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में अगर A यहाँ लिया तो यहाँ भी A ही लेना होता है, और वो R पे रिलेट करना चाहिए, है ना। ये तो आपको रिफ्लेक्सिव का रूल पता है ना। रिफ्लेक्सिव में अगर A आ गया तो यहाँ भी A होना चाहिए और वो R में आना चाहिए। तो अगर मैं A1 लेती हूँ, मान लो जैसे इन्होंने हाफ लिया, इन्होंने हाफ लिया है, तो हाफ लिया, और आपको कंडीशन क्या लेनी है, A <B³ वाली, है ना। तो A<B हमने A ही लिया है, तो यहाँ भी हाफ ही लगेगा। अब हाफ क्या, हाफ क्यूब से लेस होता है, हाफ क्यूब तो कितना आएगा, 1/8 आएगा। तो 1/2 क्या 1/8 से लेस है, नहीं है ना। तो यानी कि अगर मैंने रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देखनी, तो अगर हाफ लिया तो इधर भी हाफ लेना पड़ेगा, और हाफ जो होता है हाफ के क्यूब के बड़ा होता है ना। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यार क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये छोटा आना चाहिए था, जबकि ये तो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, हाफ A बड़ा आ रहा है B³ से। B तो हमने A ही लिया था ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हमने 1 2 लेके देखा। अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, तो 1 2 लेंगे, तो 1 हमें पता है 2 का क्यूब से बड़ा होता है, यानी ये कंडीशन तो रिलेशन में आ रही है। बट जब हमने सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, पहले 1 2 लेंगे, फिर उसका उल्टा लेंगे 2 1। तो 2 1 में जब हमने इस कंडीशन पे रखा AB³, तो देखो 2 1 के लिए A तो 2 है और B³ क्या है 1,
तो क्या 2 1 क्यूब कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 2 तो बड़ा आ जाएगा, छोटा थोड़ी ना आएगा, जबकि ये कंडीशन किसकी बोल रही है, छोटे की बोल रही है ना। समझ आ गया। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और तीसरा, अगर आपको ट्रांजिटिव देखना है तो आपको दो पेयर तो अपने आप बनाने पड़ेंगे। एक अगर आपने 3 लेते हो और दूसरा 3/2 लेते हो ए बी, और फिर बी सी लेते हो तो देखो जिस पे बी खत्म होता है उसी पे शुरू होता है ना नेक्स्ट वाला बी, और ये सी ले लिया हमने एक नया। तो हमने बोला कि ये और ये तो रिलेशन में आ रहे हैं, अब हमें चेक करना है। देखो ये आ रहे हैं, इन्होंने चेक भी कर लिया। 3 < 3/2 क्यूब होता है, ऐसे 3/2 < 3/6/5 क्यूब होता है ना। बट अगर हमें ए सी के लिए चेक करूँ तो ए सी कौन कौन से बन रही है, और ये बन रहा हुआ है ना ए सी, ये तो ये ए सी बना। तो ये अगर चेक किया तो 3/6/5 के क्यूब से लेस है, क्योंकि ए और ये बी है तो ए < बी क्यूब आना चाहिए, जबकि ये ए < बी क्यूब आ रहा है। तो इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव। तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन प्रूव करना था, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ लेके आपको चेक कर लेना था। अब देखिए सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन, चॉइस में ही था इसका, ये तो सिंपल आया था एनसीईआरटी जैसे जो करके गए होंगे, ये तो कर ही लिया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका चॉइस वाला, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 7। एक सेट ए है, उसमें एक रिलेशन है, यानी ए से ए पे ही रिलेशन है। कंडीशन क्या दी है, ए एंड बी या तो दोनों ऑड हो या इवन हो, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, यानी ऐसे पेयर बनाओ जिससे या तो दोनों एक साथ ऑड आ जाए या दोनों एक साथ इवन आ जाए। और फिर चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी कि इसके लिए भी चेक करना है आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। एंड लास्ट में आपको ना इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी 1 के लिए। तो सबसे पहले तो हमें इसे कैसे करना था, देखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये एक ए सेट गिवन था, हमने रिलेशन बनाया। रिलेशन में क्या कंडीशन दी है, या तो दोनों ऑड आ जाए या दोनों इवन आ जाए, ऐसे पेयर बनाओ, या तो दोनों ऑड आए एक साथ या दोनों इवन आए। ऐसे तो बोला है इन्होंने, या तो ए और बी दोनों ऑड आए या फिर इवन आए। तो अगर मैं 1, देखो आपके पास ए से ए पे ही बनाना ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब आपका 1 के साथ इन्होंने बोला या तो ऑड वाले पेयर बने या इवन वाले, तो 1 के साथ सिर्फ 1 वाला पेयर बनेगा, 2 वाला क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो इवन ऑड एक साथ आ जाएंगे। हमें बोला है कि ए एंड बी आइदर ऑड हो, यानी दोनों या तो ऑड हो या दोनों इवन हो। तो 1 का पेयर 1 के साथ बनेगा, बट 2 के साथ नहीं बनेगा। फिर किसके साथ बनेगा, 3 के साथ बनेगा, क्योंकि दोनों ऑड आ जाएंगे। फिर 1 का किसके साथ बनेगा, 5 के साथ बनेगा। फिर 1 का किसके साथ बनेगा, 7 के साथ। तो ऐसे करके 1 के पेयर बनेंगे। इवन के साथ तो बन नहीं सकते 1 के, क्योंकि 1 ऑड है। ऐसी फिर 2 की टर्न होगी तो 2 के पेयर 1 से नहीं बन सकते, क्योंकि इवन ऑड आ जाएगा। या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, तो 2 का 2 के साथ ही बनेगा, या 4 के साथ बनेगा, या 6 के साथ बनेगा। सेम ऐसे 3 ऑड है तो इसका ऑड के साथ ही बनेगा, 1 3 5 7। 4 इवन है तो इसका 2 4 6 के साथ बनेगा। ऐसे ये सारे आप बना लोगे, है ना। अब आपको इसे चेक करना था कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बोला है कि जो आप अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर है मेरा, तो जो कि रिलेशन में आएगा तो ए भी आना चाहिए, ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है। तो यानी जो आप आगे वाला लोगे बी भी वही वाला लेना है। तो यानी कि अगर आप 1 ले रहे हो तो यहाँ भी 1 लेना पड़ेगा। तो देखो 1 1 आपका रिलेशन में आया तो था, इस रिलेशन में आया था ना जो कंडीशन दी थी हमें, यस आ रहा है। 2 2 भी आ रहा है, 2 2 देखो 1 1 अपने ऑड के साथ ही आएगा, 2 2 क्या है इवन है तो वो अपने इवन के साथ ही आएगा, 3 ऑड है तो वो अपने 3 के साथ आएगा, या 5 के साथ भी, बट 3 3। तो यानी 1 1 2 2 ऐसे वाले जो सिमिलर होंगे आगे भी और वो आ रहे हैं ना इस रिलेशन में, ये सारे। तो यानी ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, पहले ए बी चेक करते हैं और फिर बी ए बी मैंने मान लो 1 3 लिया, मेरा 1 3 आ रहा था ना रिलेशन में ऑड वाला, तो यस आ रहा है। अब मैं इसका उल्टा करूँगी बी ए, तो यानी 3 1 आ रहा है क्या इस रिलेशन में, यस 3 1 3 आ रहा है, तो 3 1 भी तो आ रहा है। तो यानी कि ये सिमेट्रिक भी है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए कैसे करते हैं, पहले ए बी को लेते हैं फिर बी सी को लेते हैं, ये 2 तो हम मान के चलते हैं, और तीसरा हमें देखना होता है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ए बी मान लो है रिलेशन में, बी सी भी है, और ए सी हमें बनाना है। तो मान लो ए बी मैंने लिया 2 4, इवन एक साथ है ना 2 4। अब मैंने बी सी बनाना है अगर, तो बी जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए, तो 4 से ही शुरू करोगे। तो 2 4 है मेरे इस रिलेशन में, तो दूसरा मैं क्या लूँगी जो 4 पे शुरू हो रहा होगा, तो कौन सा वाला हो रहा है, या तो ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले सकते हो। तो ये वाला मैंने मान लो ये ले लिया या ये ले लिया, कोई सी भी ले सकते हो, मतलब 4 पे ख़त्म हो रहा है तो 4 पे ही शुरू होना चाहिए। तो इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो, मान लो ये ले लिया। तो ये हमने 2 4 और 4 6 ले लिया, है ना। अब तीसरा हमें क्या देखना होता है कि ये ए सी भी आना चाहिए, ए सी। तो ये ए सी 2 6 देखो आ रहा है कि नहीं आपके रिलेशन में, 2 6 आ तो रहा है, तो येस आ रहा है।
तो यानी कि ये ट्रांजिटिव भी है, तो चेक हो गया कि ये ट्रांजिटिव भी है। उसके बाद आपको क्या बोला था, इसका इक्विवेलेंस क्लास निकालो। तो देखो इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंस क्लास मान लो ए कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट किसके अंदर, ए सेट के अंदर होना चाहिए। अगर उसका मुझे इक्विवेलेंस क्लास बनाना है तो देखो ये इक्विवेलेंस क्लास का ये सिंबल होता है। तो ये अगर निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास किससे निकलेगी, कोई भी एलिमेंट जो ए सेट में होगा उसका अगर इक्विवेलेंस क्लास देखना है तो वो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, बी होगा ऐसा बी जो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आया हो। यानी कि ए का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, कोई बी होगा जो ए के साथ ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा होगा, ठीक है। और वो ए भी आपके रिलेशन में आना चाहिए, समझ आ गया। तो अगर मेरे को 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास पूछी है तो देखो 1 मेरा किसका सेट होगा, ये जो इक्विवेलेंस क्लास है ना ये सेट होगा किसका, बी का सेट होगा। और बी का सेट ऐसा होना चाहिए कि वो बी ए के साथ ऑर्डर पेयर में आना होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो 1 देखो 1 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर पेयर आए थे, 1 के साथ आपके ऑर्डर पेयर कौन कौन से आए थे, ये सारे आए थे ना, ये 1 के ऑर्डर पेयर, क्योंकि ए बी आना चाहिए, ए बी आ रहे हैं ना, ये इस रिलेशन में आ रहे हैं ए बी। कौन से वाले, 1 के लिए बोला तो 1 वाले लेने हैं। और हमें ये 1 नहीं लिखना, हमें जो बी वाला पार्ट है ये तो 1 3 5 7, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास जब होती है ना तो उसके अंदर ये नहीं लिखना, ये लिखना है, उसका एक सेट बनाना है। वो तो कोइंसिडेंटली इसमें 1 में भी 1 आ चुका है, 1 का पेयर 1 के साथ भी बना है ना, तो हमें सिर्फ लेना बी पार्ट है, ये वाला, ये जो 1 के साथ आया था इस रिलेशन के अंदर। तो 1 के लिए अगर हम इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं तो 1 आया था ए बी ऑर्डर पेयर में, बी क्या क्या आया था, 1 आया था, 3 आया था, 5 आया था, 7 आया था। तो जो इसका सेट आएगा ना वो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास होगी। जैसे 2 के लिए अगर पूछते बाई चांस तो 2 के साथ अगर 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास पूछते मान लो तो 2 नहीं आना, 2 के साथ जो 2 तो ए है ना, 2 तो क्या है, ए है, ए के साथ जो बी ऑर्डर्ड पेयर में आया था उस बी के सेट को इक्विवेलेंस क्लास कहेंगे, समझ आया। तो 2 किस किस के साथ आया था, देखो 2 किस किस के साथ आया था, इन तीनों के साथ, इन तीनों में आया 2, इसमें तो 3 आया, ये तीनों में आया है ना। तो ये तीनों में अगर 2 आया है आपका तो 2 नहीं है, ये आगे वाला 2 आंसर में नहीं लिखना, ये जिसके साथ इसने ऑर्डर्ड पेयर बनाए 2 4 और 6 उसका जो सेट आएगा वो एक्चुअल में 2 की इक्विवेलेंस क्लास होगी। तो आपको इक्विवेलेंस क्लास का मतलब समझ आ गया। ऐसी 3 की आप बता सकते हैं, बस क्वेश्चन में सिर्फ आपके 1 की पूछी थी तो 1 3 5 7 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास है। तो इक्विवेलेंस क्लास एक्चुअल में एक एलिमेंट ए के लिए होती है जिसको ऐसे सिंबल करते हैं, बट वो ए नहीं होता, वो होता क्या है, बी का सेट होता है। और वो भी वो होना चाहिए जो ए के साथ किस में आया, ऑर्डर्ड पेयर में, किसके अंदर, रिलेशन के अंदर। तो जो बी है, बी ए 1 के साथ कौन कौन से बी आए हैं उनका आपको सेट बनाना होता है। ऐसे 2 के साथ कौन कौन से, उसके 2 तो एक्स है ना, 2 तो आगे वाला पार्ट है। अब 2 के साथ यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे जो जो चीज़ें आई हैं 2 के साथ, ये इनका आपको 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास बनाना होता है, इनका सेट बनाना होता है, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंस क्लास कहते हैं। तो जिस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं था, समझ आ गया वो, आई होप। तो इक्विवेलेंस क्लास भी आपसे पूछी थी, रिलेशन तो सिंपली बन गया था हमारा। तो आई होप ये क्वेश्चन पेपर का सेक्शन डी कंप्लीट कर लिया हमने। तो इसका अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कितने आंसर्स आपके ठीक है इस क्वेश्चन पेपर में से। एंड सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसे ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिए, या मिड टर्म की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कमेंट करके बताना कि कितने ठीक है कितने गलत है। बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे सॉल्यूशंस आपको यहाँ दिए जाएंगे आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।